Bismillahirrahmanirrahim. We were discussing about theory and its impact on technology in international relations. किस तरह से आपकी जो theories of IR हैं वो जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं या टेक्नोलॉजीज IR के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड वाइस वर्सा ये क्या है और किस तरह चलता है. सो टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ पावर, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ये तो हमें पता चल गया कि न्यूक्लियर वेपन्स ने या बाकी चीज़ों ने किस तरीके से दुनिया को शेप किया आज. फॉर एग्जांपल, अगर हम शुरू करें गन पाउडर से लेके न्यूक्लियर वेपन्स तक, और न्यूक्लियर वेपन से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मुल्क इनके अंदर जिन्होंने एडवांसमेंट की है, दे आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड एट द मोमेंट. फॉर एग्जांपल गन पाउडर में हमने देखा किस तरह से इवॉल्व हुआ टाइम के अंदर. फिर हमने देखा किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर, फिर बाकी जितने भी थे इवॉल्व करते रहे जिसने इनको यूटिलाइज किया. चाइनीज से शुरू हुआ और आगे सारी दुनिया में फैल गया. इसी तरह न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिन मुल्कों ने डेवलप किए, अमेरिका है, रशिया है, बाकी जितने भी हैं, टुडे दे आर रूलिंग रूलिंग द वर्ल्ड. ठीक है. इसी तरह से आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज. तो जो मुल्क इसके अंदर आज इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड जो इनके अंदर तरक्की कर रहे हैं, दे आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड एट द मोमेंट. सो ये जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, इनको डिफरेंट IR की जो थेरीज हैं उनको अपने तरीके से इंटरप्रेट करती हैं, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को. तो हमने ये समझना है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी और ये इसका रिलेशनशिप है IR का, और उसके अंदर किस तरह से जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वो इम्पैक्ट कर रही हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर. सो पहली जो थेरी है, दैट इज अबाउट थेरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म. ये आपने थेरीज ऑफ IR के सब्जेक्ट में पढ़ी होगी. ये जो थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है, ये क्या कहती है? ये बड़ी सिंपल सी थ्योरी है. ये कहती है कि टेक्नोलॉजी इज द मेन ड्राइवर ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज. यानी कि आपके अंदर, मुल्क के अंदर जो सोशल और पॉलिटिकल चेंज आता है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी, ये जो थ्योरी है ये वाली टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, ये बड़ा रोल प्ले करती है, बड़ा जबरदस्त रोल प्ले करती है. अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, न्यू टेक्नोलॉजीज ट्रांसफॉर्म स्टेट बिहेवियर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड इंटरनेशनल पावर रिलेशंस. यानी कि जो नई टेक्नोलॉजीज होती हैं वो ट्रांसफॉर्म करती हैं स्टेट बिहेवियर को भी. और स्टेट, फॉर एग्जांपल, एक AI वाली स्टेट जो AI को यूज करके दूसरे मुल्कों पे जाती है, वो आपको ज्यादा अग्रेसिव नजर आती है. आगे चल के हम एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस करते हैं. इंटरनेशनल पावर रिलेशन जो दुनिया में जिस तरह से चल रहा है, तो टेक्नोलॉजीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो जो मुल्क ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं वो आपको उसी तरह से पावरफुल नजर आते हैं. फॉर एग्जांपल, इसकी जो की एजम्पशंस हैं उनको हम समझते हैं थोड़ा सा, कि है क्या ये टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, क्या चीज है, एंड हाउ इट इज लिंक्ड विद AI एज वेल. सो ये पहली चीज जो ये बात करते हैं, वो कहते हैं जी कि टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज. ये सिंपल सी बात करते हैं. इसके assumption ये है, वो कहता है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस फंडामेंटली शेप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड सोशल रिलेशंस. यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को भी वो करते हैं, इम्पैक्ट करता है, इकोनॉमिक सिस्टम्स को इम्पैक्ट करता है, और सोशल रिलेशंस को भी इम्पैक्ट करता है. नाउ लेट्स लिंक इट विद AI, कि AI किस तरह से ये इस थेरी को अपने अंदर इंटीग्रेट करती है. फॉर एग्जांपल, AI जो है, AI इज ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग. तो जो आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी डिसीजन मेकिंग को उन्होंने फास्ट कर लिया, क्विक कर लिया. आज आज वो थाउजेंड्स ऑफ टारगेट्स विच दे ट्राई टू अचीव इन ईरान और एनी अदर कंट्री, वो एक एक फ्लिक के ऊपर वो लोग इनको अचीव कर लेते हैं. और डिसीजन मेकिंग ज़्यादा अच्छी हो गई है, ज़्यादा क्लियर हो गई है, ज़्यादा फास्ट हो गई है. इसके अलावा गवर्नेंस मैनेज करनी इजी हो गई है. पूरे आपको बहुत बड़ा डाटा होता है, उसको इजीली मैनेज किया जा सकता है. एंड मिलिट्री ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल, यानी कि आज आप दुनिया में जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं उसकी एग्जांपल मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, कि वो ज़्यादा आसानी से आप उनको कर सकते हैं, ज़्यादा आसानी से उसे फोकस कर सकते हैं. तो पहली अजम्पशन क्या है थियरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की? वो है कि टेक्नोलॉजी इंपैक्ट करती है सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज. यानी कि आपके डिसीजन मेकिंग, गवर्नेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस, इन तमाम के अंदर ये अपना रोल प्ले करती है AI. स्पेशली AI ड्रिवन जो सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, या प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हैं, या बिग डाटा जो एक हो सारा जिसको एनालाइज किया जाता है, हमने डिस्कस भी किया था पहले लेक्चर में, वो सारा आज AI के जरिए से इंटीग्रेट होता है. यानी कि आप आराम से अपने जनाब ये सारे डिसीजन भी ले सकते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज को असिमिलेट कर सकते हैं. तो ये बेसिकली क्या है, ये पहली इसकी assumption है जो ये कहती है कि AI के जरिए से या टेक्नोलॉजी के जरिए से यू शेप पॉलिटिकल चेंज, यू शेप द सोशल चेंज.
अच्छा, दूसरा जो assumption है उसकी, वो क्या कहती है जी, दूसरी assumption कहती है कि टेक्नोलॉजी डेवलप्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन इंटरनल लॉजिक। मतलब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑटोनमस पाथ ड्रिवन बाय साइंटिफिक प्रोग्रेस रादर दैन पॉलिटिकल और सोशल चॉइसेस। यानी कि ये अपनी मर्जी से ही डेवलप करती है। ठीक है। इसकी लिंकेजेस क्या है? एआई रिसर्च कंटिन्यूज टू इवॉल्व रैपिडली ड्यू टू ब्रेक थ्रूज मशीन लर्निंग, बिग डाटा, कंप्यूटर computing power, and even when governments try to regulate it, competition among states pushes further AI innovation। यानी कि जो एआई की इनोवेशन है या एआई की जो टेक्नोलॉजी की जो इनोवेशन है, वो हर मुल्क उसको कंटेन करना चाहे भी तो नहीं कंटेन कर सकता, क्योंकि एक कंपटीशन चल पड़ा है। और वो जैसे जैसे चीजें इवॉल्व होंगी वो बढ़ेगा कंपटीशन। फॉर एग्जांपल, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो टोटल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर देखें हम 2013 से लेकर 24 तक, दैट इज अराउंड $471 बिलियन इन द यूएस। और यूएस ने इसको बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम चाइनीज की देखें तो 119 बिलियन चाइना की जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पहुंच चुकी है एआई के अंदर। इसी तरह बाकी दुनिया भी आपको नजर आ रही है, जो सब जो है वो किसी ना किसी तरीके से इसके ऊपर स्पेंडिंग कर रहे हैं। इंडिया की तकरीबन $11 बिलियन की स्पेंडिंग है इसके ऊपर। ठीक है। सो ये वो चीज़ है जो मुल्क दूसरों को देख के फिर देखा देखी इसको बढ़ाते रहते हैं। सो यू कांट जस्ट इग्नोर इट। सो टेक्नोलॉजी डेवलप्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन इंटरनल लॉजिक, इसको आप रोक नहीं सकेंगे। जैसे जैसे ब्रेक थ्रू होंगे, जैसे जैसे चीज़ें होंगी, मशीन लर्निंग, बिग डाटा या कंप्यूटिंग पावर बढ़ेगी, उसके साथ साथ ये इसका इम्पैक्ट भी बढ़ेगा दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल, आज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जो अमेरिका है, उसका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है, उनका जो नया डॉक्ट्रिन है वो ये है कि दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स एन एआई फर्स्ट वॉर फाइटिंग स्ट्रेटजी, सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग इट्स डेडिकेटेड एआई एंड ऑटोनोमस सिस्टम्स बजट। अब इसमें क्या चीज फोकस्ड है कि वो कहते हैं जी कि इंसानों पर रिलायंस आहिस्ता आहिस्ता वो कम कर रहे हैं। दे आर नॉट रिलाइंग ऑन ह्यूमन बींग्स। अभी जो ईरान के अंदर ऑपरेशन हुए हैं या बाकी जगहों पे ये लोग ऑपरेशन कर रहे हैं ना, ज्यादातर वो ज्यादातर अपनी एआई पे रिलेटेड या एआई पे फोकस्ड होके कर रहे हैं। ठीक है। दे आर नॉट रिलाइंग ऑन ह्यूमंस डायरेक्टली। सो बेसिकली क्या है, एआई उनको हजारों टारगेट्स को इजी करके बता देती है कि इनको आपने अचीव कर लेना है। अच्छा, 2026 का जो बजट है, इन्होंने रिक्वेस्ट की है तकरीबन $13 बिलियन। दे हैव इन्वेस्टेड, दे हैव रिक्वेस्टेड फॉर ऑटोनमस एंड एआई ड्रिवन सिस्टम्स फॉर 2026 ओनली। यानी कि पेंटागन ने $13 बिलियन की रिक्वेस्ट की है कि हमने ऑटोनमस वेपन्स खरीदने हैं 2026 में। सो दिस इज समथिंग रियली रियली ग्रेट व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अगर टोटल एलोकेशन की इनकी बात की जाए एआई ड्रिवन प्रोग्राम्स की, सिंस 2016 इट हैज रीच्ड $75 बिलियन। दो सीक्रेट और अनक्लासिफाइड प्रोग्राम लाइकली मेक द एक्चुअल फिगर मच हायर, लेकिन $75 बिलियन ये वो है जो उन्होंने टोटल एलोकेशन की है एआई की अपनी मिलिट्री के अंदर। इसके अलावा अगर हम चाइना को एग्जांपल लें, चाइना की, तो चाइना हर साल तकरीबन $2.7 बिलियन तक दे स्पेंड ऑन एआई मिलिट्री इक्विपमेंट। जैसे आपको ये नजर आ रहा होगा, इट्स अ लेजर वेपन, LY-1 के नाम से, जो स्वॉर्म ड्रोन अटैक्स होते हैं ना, बहुत सारे बल्क में ड्रोन होते हैं, उनको ये तबाह करता है। इसके अलावा चाइना की और भी अगर देखें, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देखें तो दैट इज मोर देन $98 बिलियन इन टोटल एआई इन्वेस्टमेंट उसने की है 2026। एंड मच ऑफ विच हैज डुअल यूज मिलिट्री एप्लीकेशन। यानी कि वो आपको नजर आ रही होती है कि वो ऑटोनमस भी हैं, एआई भी है, और ये सारा उसको वो यूज कर रहे हैं डिफरेंट किस्म के। तो चाइना की जो प्रोग्रेस है और वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ बिल्कुल वो बराबरी पे चल रहा है, और बड़े जबरदस्त तरीके से वो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं देख रहा था कि इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसके अंदर दे आर गोइंग टू कंट्रोल 10,000 रोबोट्स इन अ सिंगल क्लिक। तो ये बेसिकली चाइनीज एक पूरी की पूरी समझ लें कि आने वाले दौर में अपनी एक ये रोबोट्स की फौज खड़ी कर रहे हैं। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हो रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और हम तो बहुत पीछे हैं अभी इन चीज़ों में। इसी तरह आपको वो सारा आयरन मैन तरह के जो ना सोल्जर्स नज़र आ रहे हैं इनकी, अभी चल रहा है प्रोटोटाइप पे, ये लोग प्रोटोटाइप पे इनको लेके चल रहे हैं। बट दे आर डेवलपिंग इट। ऑटोनमस वेपन्स तो ऑलरेडी वो ऐड कर चुके हैं। ये लद्दाख रीजन के अंदर, ये बाकी जगहों पे बाकायदा इनकी जो रोबोट्स हैं, रोबोटिक डॉग्स हैं, दे आर ऑपरेटिंग देयर। और वहाँ पे अपनी फौज खड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसमें लिमिटेशन होती हैं वेदर की भी। लद्दाख रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया, तो मशीन को क्या होना है। तो ये चाइनीज इस तरह से इसको कर रहे हैं। तो तीसरी assumption क्या है
इसकी टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की, वो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज इनएविटेबल एंड इरिवर्सिबल। इसको रोक नहीं सकते आप। Once a technology emerges, its spread and adoption cannot easily be stopped. आप रोक नहीं सकते। टेक्नोलॉजी आ गई तो हर बंदा उसको यूज करेगा ही करेगा। आज अब अगर आप जबरदस्ती स्टूडेंट्स को कह दें कि भाई आपने एआई का यूज नहीं करना अपने थीसिस राइटिंग में या अपनी असाइनमेंट्स के अंदर, तो जितना मर्जी आप कह लें वो करते हैं, ठीक है, आप उसको रोक नहीं सकते। सो लिंकेज विद एआई क्या है इसका जी? एआई टेक्नोलॉजीज सच एज ऑटोनमस वेपन्स, अलग ये जो एल्गोरिथम जो इसका है, डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स हैं या साइबर कैपेबिलिटीज हैं, दे आर स्प्रेडिंग ग्लोबली। इसको आप रोक नहीं सकते, ये बढ़ रही है, ठीक है। एंड स्टेट कैन नॉट इग्नोर एआई बिकॉज स्ट्रेटेजिक राइवल्स आर डेवलपिंग सिमिलर सिस्टम्स, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डेवलप इट। तो आज दुनिया में जितनी भी इनोवेशन हो रही है, चाइना की, अमेरिका की, वो लगे हुए हैं आपस में, डेवलप कर रहे हैं इन चीज़ों को। आप उसको रोक नहीं सकते। अगर चाइना डेवलप करेगा तो अमेरिका भी डेवलप करेगा। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी साथ साथ। अब ये एक सर्वे हुआ जिसमें वो कहते हैं कि हाउ डू यू ऑफन यूज चैट जीपीटी टू हेल्प यू कंप्लीट रिटर्न असाइनमेंट। एक सर्वे किया गया किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उसमें पता चलता है जनाब कि 75% ऑफ द पीपल ऑफ द टाइम, यानी कि लोगों ने यूज किया है। ऑलमोस्ट ऑल की रेशो थोड़ी सी कम है, 50% ऑल द टाइम, ठीक है। अगर मैं आपकी क्लास में पूछ लूं आप लोगों से कि आप में से कितने लोग चैट जीपीटी का यूज करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि 90% या 100% ही होंगे। 1% शायद वो होंगे या झूठ बोल रहे होंगे या जिनको आता नहीं होगा यूज करना। अदरवाइज चैट जीपीटी का यूज तकरीबन आज तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है। इसी तरह से और भी ये सर्वेज हुए हैं कुछ, इसमें 86% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूज एआई इन देयर स्टडीज। तो अच्छी बात है, कोई इतनी बुरी बात नहीं है। इसको आप कॉपी ना करें, एज इट इज उसको यूज ना करें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये सारे इसको यूज हो सकता है। अब ये क्या है कि ये टेक्नोलॉजी का वो यूज है जिसे आप रोक नहीं सकते, ठीक है। ये आ गई है, इसको यूज होगी है। चौथी असम्पशन है जी, टेक्नोलॉजी शेप्स पावर एंड इंटरनेशनल हायरार्की। यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो आज पावर को शेप कर रही है। यानी कि जिन मुल्कों के पास टेक्नोलॉजी है, दे आर सुपीरियर इन नाउ, इन देयर रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जांपल, इसकी assumption है कि स्टेट्स विद सुपीरियर टेक्नोलॉजी गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एंड इन्फ्लुएंस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सिंपल सी गेम है। अगर मैं आपको इसको लिंक करके दिखाऊं आज एआई के साथ, तो एआई इज बिकमिंग स्ट्रेटेजिक रिसोर्स। कंट्रीज लाइक रशिया, America, Israel, China, they are investing a lot of money in AI to gain economic and military superiority. अब मैं रशिया की अगर आपको एग्जांपल दूं, तो रशिया ने बड़े एक्सटेंसिव लेवल पे एआई का यूजेज किया है यूक्रेन वॉर के अंदर, ठीक है। और बड़ा उनको ऑटोनोमस वेपन्स भी यूज किए, एआई सिस्टम्स भी यूज किए, वगैरह वगैरह। अमेरिका और इसराइल, ये लोग तो बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं अभी। और जिस तरह से ये अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, इसराइल, हिजबुल्लाह, हमास और इन सारे के खिलाफ इन्होंने जिस तरह से अप्रोच की है, दैट इज अमेजिंग। और उसको आगे चल के थोड़ा और डिस्कस करते हैं हम लोग कि किस तरह से ये लोग एआई को एसिमुलेट कर रहे हैं आज। इसी तरह चाइना है। सो ऑल दीज कंट्रीज आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, एंड दैट इज द रीजन दैट दे आर नाउ लीडिंग इकोनॉमीज, और मिलिटरीली भी दे आर लीडिंग देयर अप्रोच। फॉर एग्जांपल, ग्लोबल मिलिट्री की जो एआई मार्केट है, वो हर साल तकरीबन 18.75 बिलियन डॉलर 2025 तक इन्होंने किया है, और ग्रो करके 2034 तक ये चली जाएगी 101 बिलियन डॉलर पे। सो बेसिकली जितनी भी दुनिया की मिलिट्रीज हैं, नाउ दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन एआई। और जिसमें टॉप की आपको मुल्क आज नजर आ रहे हैं, अमेरिकन हैं, चाइनीज हैं, रशियंस हैं, इवन इंडियंस आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी नाउ। अच्छा, मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन पांचवा पॉइंट है इसका जी, मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। यानी कि टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहती है पांचवें नंबर पे कि जी मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है टेक्नोलॉजी के साथ, वो बड़ी जबरदस्त होती है। अच्छा, मेजर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन रीशेप द कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर। आज एआई की वजह से टोटल कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो गया। वो टारगेट्स जिनको हासिल करने में या अचीव करने में, जिनके ऊपर डिसीजन लेने में आपको कई दिन लग जाते थे, आज आप एक फ्लिक, बटन के फ्लिप के साथ आप उसको, उन टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। और वो हजारों टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके आपको बता देगा कि जी इनमें से ये 10 टारगेट ऐसे हैं 10,000 में से, जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, इनको आप ले लें, मार लें। सो ये वो चीज़ें हैं जिसने आज शेप किया है
मिलिट्री टेक्नोलॉजी को और मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन को। सो एआई एनेबल्स ऑटोनमस वेपन्स, इंटेलिजेंस सर्विलेंस, प्रेडिक्टिव टारगेटिंग एंड साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, ये सारी की सारी आज आपकी डॉक्ट्रिन्स के ऊपर और आपकी स्ट्रैटेजीज के ऊपर, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज के ऊपर ये इम्पैक्ट करती है और उनको ट्रांसफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ आज इसराइल की, एक बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है कि इजरायली मिलिट्री के अंदर एक यूनिट है 8200 के नाम से, एंड दिस पर्टिकुलर यूनिट, दिस इज एलीट यूनिट ऑफ देयर सिग्नल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है? बेसिकली इसका पहला काम यह है इंटेलिजेंस गैदरिंग करना। और ये क्या करता है? ये ग्लोबल जो कम्युनिकेशन होती हैं उनको इंटरसेप्ट करता है, सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक्स हैं, सेलुलर ट्रैफिक है या और चीज़ें हैं, उनको ये क्या करता है? उनको ट्रेस करता है, उनको इंटरसेप्ट करता है और ये ग्लोबल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ करते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया ये हिजबुल्लाह के खिलाफ, हमास और ईरान के खिलाफ। अच्छा, दूसरी चीज़ है आपकी साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर में आपको पता है कि इसराइलीज इन्होंने बहुत बार अमेरिका के साथ मिलके ईरानियन जो न्यूक्लियर साइट्स और उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो ये दूसरा काम इनका ये है, इसका इजरायली जो यूनिट है 8200 का। तीसरा काम है इसका कोड डिक्रिप्शन। ये अक्सर आपने देखा होगा कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं इनके अंदर इस तरह की डिक्रिप्शन वगैरह के इस तरह के कोड होते हैं जो जिनको हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है, जिनको क्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एआई के जरिए से, इस यूनिट के जरिए से ये क्या करते हैं, उन कोड्स को भी डिसाइफर कर लेते हैं। लास्ट जो इसका मेन पर्पज है वो है एआई इंटीग्रेशन। 82 यूनिट 8200 ने एआई का जो यूज किया है उसके जैसे यूज शायद पहले किसी ने किया हो। फॉर एग्जाम्पल, इनके पास जो है दे दे यूज एडवांस एआई सिस्टम्स में दो सिस्टम है इनके पास, द गॉस्पेल एंड लेवेंडर। ये क्या करते हैं? ये ऑटोमेट करते हैं टारगेट डिस्कवरी एंड प्रायोरिटाइज स्ट्राइक्स, यानी कि जिन्होंने एक किल लिस्ट बनाई हुई है हिजबुल्ला की, हमास के लीडर्स की और ईरानियन जो लीडरशिप थी उनकी, और उनको इन्होंने ट्रेस करके उनकी एक किल लिस्ट बना दी थी और उसके जरिए से ये उनको लोकेट करते हैं, उनको टारगेट करके मार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको फर्दर जरा थोड़ा समझते हैं। ये जो दो सिस्टम है एआई के ना, इसराइल की मिलिट्री के अंदर 100 यूनिट के अंदर, एक का नाम है हेप्सोरा और दूसरे का नाम है लेवेंडर। इसको जो हेप्सोरा है इसको गॉस्पेल भी कहते हैं। ये करते क्या है, इनको थोड़ा समझते हैं। हेप्सोरा गॉस्पेल जो है ये करता है कि दिस इज एआई पावर्ड टारगेटिंग सिस्टम टू रैपिडली आइडेंटिफाई एंड जनरेट स्ट्राइक रिकमेंडेशन, यानी कि ये आपको फौरन से पहले बता देगा कि भाई ये टारगेट्स हैं और इनमें से ये वो टारगेट्स हैं जिनको आप उड़ा सकते हैं, ये लीडर्स हैं या फॉर एग्जाम्पल ये टेररिस्ट हैं या सो कॉल्ड टेररिस्ट हैं या उनका साथ लिंक है इनका। तो हजारों की लाखों की पॉपुलेशन को ये स्कैन कर लेते हैं और उसका फॉर्म से पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके फोन यूजेज से, उसके सोशल मीडिया यूजेज से, उसकी जो ना इंटरसेप्ट इन्होंने की होती है। तो ये बेसिकली इस तरीके से उनको आइडेंटिफाई कर लेता है अपने मकसद के लिए। तो ये जो यूनिट है ये बड़ा जबरदस्त यूनिट है और इस तरह से इसको लेकर चलता है। ये क्या करते हैं? ये इट प्राइमरली फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर्स सच एज बिल्डिंग्स, टनल, सेंटर्स। तो ये बेसिकली उसको सारे को स्कैन करके बता देता है कि अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है और ये किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर वेपन्स हैं नहीं है, तो भी ये सारा आपको टनल्स वगैरह सारी बता देता है। अब ये जो इन्होंने गजा के अंदर किया, ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने जितने भी इनको इन्होंने तो ओपन कह लो अपना बेहतरीन किस्म का इन्होंने इसको यूज किया अपने सिस्टम को और प्रैक्टिस किया बेसिकली सिस्टम को सही तरीके से करते हैं ना, कि प्रैक्टिस कैसे किया उन्होंने उन्होंने गजा के ऊपर प्रैक्टिस किया, जितने भी इनोसेंट सिविलियंस थे उनको भी मारा और साथ में इन्होंने जो हमास के लोग थे उनको भी टारगेट किया बड़े अच्छा लेवल पे। जो जो बंदा इनकी किल लिस्ट पे था, उसके मोहल्ले में जो था, उसके फोन लिस्ट में जो था, सबको उन्होंने टारगेट किया। अच्छा, इसके कोर फंक्शन और ऑपरेशनल यूज क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो पहली चीज ये क्या करता है कि ये टारगेट जनरेशन करता है। इट कैन जनरेट अप्रोक्सीमेटली 100 टारगेट पर डे। अगर ह्यूमन एनालिसिस एनालिस्ट पे छोड़ देते तो वो तकरीबन 50 टारगेट पर ईयर निकालते हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये 100 टारगेट पर डे निकाल रहा है, यानी कि ह्यूमन कैपेसिटी से कई हजार गुना ज्यादा पावरफुल है। नंबर वन। नंबर टू, जब टारगेट जनरेशन हो जाती है उसके बाद फिर डाटा इंटीग्रेशन करता है ये। इट प्रोसेसेस वास्ट अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस
फ्रॉम स्पाई सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, उनके इंटरसेप्टेड जो भी कम्युनिकेशन होती हैं, एंड सोशल मीडिया टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रिकमेंड बॉम्बिंग टारगेट्स। तो ये क्या करता है, उन लोगों का डाटा इंटीग्रेट करता है, डाटा निकालता है अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए से, अपनी सैटेलाइट के जरिए से, ड्रोन्स के जरिए से, और ये सारी चीजों को इस तरीके से लेके चलता है। अच्छा, तो इसको लेके चलते हैं इसी तरह से आगे चलो। तो कोर फंक्शन क्या है जी इसके? पहला है टारगेट जनरेशन। दूसरा, ये टारगेट जनरेशन आप अंदाजा लगाना कि इंसान 50 टारगेट ले सकता था एक साल में, और ये एक दिन के अंदर 100 टारगेट आपको आइडेंटिफाई करके बता देता है, यानी कि हजारों का फर्क है। दूसरे नंबर पे डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इनके पास जो भी आता है, स्पाई सैटेलाइट से आता है, ड्रोन से आता है, इंटरसेप्शन से आता है, ये उसको बकायदा, और सोशल मीडिया भी बकायदा ये पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये उसको भी देखते हैं कि एक बंदा सोशल मीडिया पे कितना एंगेज है, क्या क्या पोस्ट कर रहा है, उसकी लिस्ट में कौन कौन से लोग हैं, ये सारा आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरा, कोलैटरल डैमेज असेसमेंट। अच्छा, फॉर ईच रिकमेंडेड टारगेट द सिस्टम प्रोवाइड अ कोलैटरल डैमेज स्कोर, यानी कि वो बताता है कि कितने सिविलियन मरेंगे इसके अंदर, दैट एस्टिमेट्स द नंबर ऑफ सिविलियंस लाइकली टू बी किल्ड इन अ स्ट्राइक। तो उनको एडवांस में ये सिस्टम ये भी आइडेंटिफाई कर देता है कि इसके अंदर 100, 50, 200 बंदा मर सकता है। ये उसकी परवाह किए बगैर पूरी की पूरी बिल्डिंगें तबाह कर देते हैं, ऐसे खबीस हैं ये भी और अमेरिकन भी। और चौथा पॉइंट जो था इसमें, ह्यूमन इन द लूप, कि आखिरी जो रिकमेंडेशन स्ट्राइक जो होगी रिकमेंडेशन, उसमें इंसान जो है उसका रोल दिया हुआ है जी, कि ह्यूमन एनालिस्ट ये प्रूव करेगा तो वो स्ट्राइक होगी। टोटल ड्रामेबाजी है, कोई वो उसको वो नहीं करता है प्रूफ शुरू, वो सिंपल कहता है गो अहेड, और इसकी वो रोकते ही नहीं है। ईरान पे अभी जो रिसेंट स्ट्राइक हुई है, उसके अंदर इन्होंने सिंपल ये बात की कि मशीन पे छोड़ दिया इन्होंने सारा। मशीन ने कहा इतने बजे स्ट्राइक करनी है और फौरन करनी है और इतने मिसाइल मारने हैं, तो उन्होंने किया, वैसे ही किया। तो इंसान का इसमें कोई रोल नहीं था। सो बेसिकली ये जो हम सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं ना गॉस्पेल का, ये हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वो किस तरह से ये सारा काम करता है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है आगे दूसरा सिस्टम इनका जो लेवेंडर है। लेवेंडर भी एआई पावर डेटाबेस है बेसिकली। ये क्या करता है? लेवेंडर इज एआई पावर डेटाबेस यूज्ड बाय 8200 यूनिट टू आइडेंटिफाई एंड रैंक पोटेंशियल टारगेट्स इन गाजा। गाजा इनका टेस्ट केस था, वहां पे इन्होंने बेहतरीन किस्म का ये इसको अप्लाई किया। और बेसिकली करते क्या है, इट ऑटोमेट्स द किल लिस्ट, यानी कि इन्होंने एक लिस्ट बना ली हुई है, और शिफ्टिंग फ्रॉम ह्यूमन लेड इंटेलिजेंस टू मशीन ड्रिवन टारगेटिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल, यानी कि इन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है उस पॉपुलेशन को स्कैन करके गाजा की, और उसके अंदर जो लोग मोबाइल यूज करते होंगे, सोशल मीडिया, जो भी टेक्निकल चीज किसी भी तरह से, ये उनका आइडेंटिफिकेशन करती है। तो करता क्या, काम किस तरह से करता है? ये टारगेट आइडेंटिफिकेशन करता है। द सिस्टम स्कैन्स 2.3 मिलियन रेजिडेंट्स ऑफ गाजा। इमेजिन करें आप कि 2.3 मिलियन जो रेजिडेंट्स हैं, जो लाजमी बात है उनमें मेल की, जो यंग मेल होंगे उनकी ज्यादा तादाद होगी, उनको ये स्कैन करता है। उसके बाद लेवेंडर रिपीटेडली फ्लैग्ड एज मेनी एज 37,000 पैलेस्टीनियंस एज सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स, यानी कि वो 37,000 लोग 2.3 मिलियन में से ये वो लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड हैं हमास के साथ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। रिश्तेदार हो सकते हैं, उनसे फोन पे बात की होगी, उन्होंने इनके फोन से बात की होगी, सोशल मीडिया पे इकट्ठे होंगे, कि मतलब किसी ना किसी तरह से सर्कल के अंदर आते होंगे। तो 37,000 लोगों को इन्होंने फ्लैग कर लिया। और उसके बाद क्या किया? मिनिमल ओवरसाइट इसके अंदर है, यानी कि इंटेलिजेंस ऑफिसर स्पेंडिंग एज लिटिल एज 20 सेकेंड्स टू वेरीफाई अ टारगेट बिफोर ऑथराइजिंग अ स्ट्राइक। अब देखें आप, ये वही आपकी वाली बात आ गई कि 20 सेकंड का टाइम दे रही है उसको जनाब, अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को, और वो उसको मतलब वो ना ही समझ लो ना ही समझो ना, कि वो 20 सेकंड देखते हैं, अच्छा ठीक है यार ये चलो ओके गो। यार 20 सेकंड में आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि बंदा इनोसेंट है या सिविलियन है, या गलती से वो उसको टारगेट किया जा रहा है? सो देर इज मिनिमल ओवरसाइट। एरर रेट क्या है इसके अंदर? द सिस्टम हैज अ डॉक्यूमेंटेड 10% एरर रेट, यानी कि 10% चांस है कि वो गलत टारगेट करेगा। Known errors include flagging individuals who shared a name with a militant or those who used a phone previously owned by the suspect. For example, एक बंदा जिसका नाम मोहम्मद है, एक चलो फॉर एग्जाम्पल वो उन्होंने हमास का बंदा है, लेकिन एक दूसरा बंदा है जिसका नाम सेम नाम है मोहम्मद है,
और वो हमास का साथ नहीं मिला हुआ, वो इनोसेंट है, उसको भी इसके अंदर फ्लैग कर दिया जाएगा। अच्छा, फिर आपका फोन है, फॉर एग्जांपल आपने फोन बेच दिया मार्केट में, वो फोन किसी और ने खरीद लिया, उसमें अपनी सिम डाली, अब वो बंदा भी इसके अंदर फ्लैग्ड हो गया। तो बेसिकली जो एरर रेट है ये इससे कहीं ज्यादा है, और ये इस तरह की भी इन्होंने टारगेटिंग की है लोगों को, और बहुत बहुत ज्यादा लोगों को इस तरह से भी मारा है। अच्छा, कोलैटरल डैमेज की जब बात होती है तो ये बात करते हैं जनाब उसके अंदर कि द मिलिट्री परमिटेड हायर हाई कोलैटरल डैमेज थ्रेशोल्ड, यानी कि फॉर जूनियर हमास मेंबर्स 15 से 20 लोग जूनियर हमास मेंबर को मारना है, तो 15 से 20 सिविलियंस अगर मरते हैं तो दैट्स फाइन, और अगर सीनियर ऑफिशियल को मारना है तो 100 से ज्यादा भी मर जाए तो कोई परवाह नहीं है। सो ये एक इनह्यूमन किस्म की अप्रोच है इसराइल की, जो जिसको वो लेके चल रहा है, और इस तरह से दे आर नाउ किलिंग थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस, और जिस तरह से ये मार रहे हैं लोगों को, ये इन्होंने बिल्कुल ये अपना जो भी इनके जो ये एआई पावर्ड जितना था ना, ये लेवेंडर और गॉस्पल, इन्होंने इसको गजा पे टेस्ट किया है बेसिकली। तो कमज़ोर हैं बेचारे फ़लस्तीनी, उनकी पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, ना वो टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस थे, तो इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के साथ उनको ज़्यादा हिट किया और प्रिसिशन स्ट्राइक्स की हैं उनके अंदर। उनके आपने देखा ना, टॉप के लीडर्स सारे मार दिए तकरीबन जितने भी थे, और ईरान के ऊपर भी इन्होंने यही काम किया। इसके अलावा ये जो इंटरकनेक्टेड इनके एआई टूल्स हैं, जिसको ये इसके साथ कभी यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एक टूल है वेयर इज डैडी के नाम से, यानी कि अ ट्रैकिंग सिस्टम यूज्ड टू मॉनिटर इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाइड बाय लेवेंडर एंड अलर्ट द मिलिट्री व्हेन दे एंटर देयर होम्स, यानी कि वो जब घर पहुंचते हैं तब उनको हिट किया जाता है। तो ये जानबूझ के पनिशिंग स्ट्राइक्स करते हैं, पूरी की पूरी फैमिली तबाह कर देते हैं उन लोगों की। तो ये भी इन्होंने काम शुरू किया, यानी कि उनकी फैमिली के भी सिस्टम हो सकता है इन्होंने फ्लैग कर ली हो, या उस बंदे का फ्लैग कर लिया हो, तो वो जैसे ही अपने घर पहुंचेगा उसे मार देंगे। अभी रिसेंटली इन्होंने ईरान का एक बंदा था, साइंटिस्ट था, शायद मिसाइल साइंटिस्ट था, वो जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसकी पूरी फैमिली समेत उसको मार दिया, उसके ऊपर प्रिसिशन स्ट्राइक कर दी। सो वेयर इज डैडी के नाम से इनका है, इंटीग्रेटेड एक टूल है। उसके अलावा एक फायर फैक्ट्री के नाम से है। It calculates required ammunition quantities, prioritize target, and assigns them to specific combat platforms such as manned aircraft और मतलब आसान लफ्जों में समझाता हूँ। ये क्या करता है, ये एक बिल्डिंग को एनालाइज करता है कि इसके अंदर टेररिस्ट मौजूद हैं, चलो ठीक है। अब ये बताता है कि कितना असला, कितना बारूद, कितने मिसाइल इसको लगेंगे कि पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाएगी और जितने लोग हैं उसके अंदर वो मारे जाएंगे। तो ये बेसिकली प्रायोरिटाइज करता है, आपको बता देता है कि कितना असला बारूद लगेगा, कितने मिसाइल लगेंगे, और प्रायोरिटाइज करता है टारगेट्स को, और फिर अपने जहाज़ों को या अपने ड्रोन्स को वो डाटा ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। और वो ड्रोन या वो जहाज फिर उतने ही मिसाइल मारते हैं। अब हमनाई साहब को शहीद करने के लिए इन्होंने 30 मिसाइल मारे हैं उस कंपाउंड के ऊपर, 30, ठीक है। सो ये वो सारी चीजें हैं जो जिसको वो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से नाउ दे हैव द अपर हैंड। अब गजा के अंदर आपने देखा तकरीबन 70,000 से ज्यादा लोगों को इन्होंने वहां पे शहीद किया, कई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के करीब इनको जख्मी किया, और ये सारे इतने ज्यादा जो टारगेट्स इनको मिले हैं, ठीक है, ये सारे टारगेट इनको इसी तरीका से इन्होंने लिए हैं, अपने एआई टूल्स यूज करके, और बड़ा इनह्यूमन किस्म की स्ट्राइक्स ही हैं इनके ऊपर। तो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, सो करंट डेवलपमेंट्स क्या चल रही हैं जी। अभी इन्होंने क्या किया है कि 2025 में इन्होंने नया एक यूनिट बनाया है, और उसका फोकस है गाजा, और उसको गजा में फोकस करके ये बकायदा जनाब दोबारा पिन पॉइंट स्ट्राइक्स करेंगे, उन लोगों को मारेंगे, हलाक करेंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गजा पे लिंक्ड हैं या किसी तरीके से रेजिस्टेंस कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ। अच्छा, सिंगल ऑपरेशनल यूनिट इन्होंने बनाया है एक, जो ईरान के खिलाफ है, और ये भी 8200 के अंदर इन्होंने बनाया, 8200 यूनिट है ना, उसके अंदर ही एक बनाया यूनिट। ये ईरान पे स्पेसिफिकली काम कर रहा है, और ईरान के अंदर टारगेट एक्विजिशन करेगा, और उसके अंदर जितना डाटा होगा उसको प्रोसेस करेगा, और ईरान के अंदर जो लीडरशिप है टॉप की उसको एलिमिनेट करने के लिए काम करेगा। और मल्टीपल कॉम्बैट पावर का एक और इन्होंने मल्टीप्लाई इसके, अच्छा इसके अलावा जो इनके और भी नए डिविजन हैं वो और काम कर रहे हैं लेबनान के अंदर,
और उसके अंदर भी इन्होंने हिजबुल्लाह वगैरह के जो टारगेट्स हैं उनको हिट करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम किया। सो बेसिकली ये इजरायली जो हैं आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा इसके अंदर इसको एक्सपैंड कर रहे हैं और ज़्यादा इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। अभी जो उनके टेस्ट केस हैं गाज़ा, ईरान और लेबनान है, जहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रिसीजन स्ट्राइक करके, अभी मैं आपको ईरान का ही सिर्फ बता दूं तो 2024 से लेके अभी तक 2026 तक ईरान के तकरीबन 100 से ज़्यादा टॉप के कमांडर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग देयर आयतुल्लाह खमेनी साहब, उनको शहीद किया गया है। तो ये इतना आसान नहीं होता टारगेट एक्विजिशन करना, ठीक है। ग्राउंड इंटेलिजेंस की लिमिटेशन होती है, लेकिन एआई जो है थ्रू ड्रोन्स, थ्रू सैटेलाइट्स, थ्रू इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन, थ्रू साइबर, दे एक्वायर्ड दीज टारगेट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और उन टारगेट्स को, हजारों टारगेट्स को उन्होंने स्कैन किया होगा और उसके बाद प्रिसिशन स्ट्राइक करके ऐसे लोगों को मारा, ऐसे लोगों को शहीद किया जिन तक अमेरिका या इजराइल कभी पहुंच ही नहीं सकता था। सो ये एआई ने इट एनेबल्ड इनके अंदर कि इन्होंने अपनी उसको यूज किया। अच्छा, तो छठी assumption है इसकी जी, टेक्नोलॉजी क्रिएट्स न्यू फॉर्म्स ऑफ डिपेंडेंस एंड वल्नरेबिलिटी। लाजमी बात है, जिनके पास एडवांसमेंट है उनकी इजारादारी होगी, उनकी मोनोपोली होगी सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो एआई सिस्टम क्या करता है? डिपेंड्स ऑन डाटा, एल्गोरिथम्स एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जिसके पास ये होगा, लाजमी बात है, जो इसको लीड कर रहा होगा, वो जनाब हर चीज को लीड कर रहे होंगे। सो दिस क्रिएट्स वल्नरेबिलिटी सच एज साइबर अटैक्स, ठीक है, लाजमी बात है। आगे जो मैनिपुलेशन करते हैं एल्गोरिथम्स की, और टेक्नोलॉजिकल जो डिपेंडेंस हो जाती है बड़े मुल्कों की, छोटे मुल्कों की बड़े मुल्कों के ऊपर, तो ये इस तरीके से उसका मिस यूज भी होता है। सो एडवांस टेक्नोलॉजीज ऑल्सो प्रोड्यूस न्यू रिस्क एंड स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसीज जो आगे चल के रहेंगी, और एआई के अंदर ये चीजें अब आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आएंगी। सो टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म जो थ्योरी हमने आज समझने की कोशिश की, इट अज्यूम्स दैट टेक्नोलॉजी डिराइव्स हिस्टोरिकल चेंज, यानी कि ये आपके अंदर बहुत बड़ा एक चेंज लेके आती है। इन द era ऑफ एआई, दिस पर्सपेक्टिव आर्ग्यूज दैट एडवांसेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रीशेप ग्लोबल पावर विदाउट एनी डाउट। अमेरिका, चाइना, रशिया, इसराइल, जो जो मुल्क आज एआई के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, वो रीशेप करेगा ग्लोबल पावर को, रीशेप करेगा ग्लोबल अफेयर्स को। वॉरफेयर को इन्होंने टोटली दे रीशेप्ड इट, ठीक है। वॉरफेयर अब वो वॉरफेयर नहीं रहा। अब आप हजारों किलोमीटर दूर से टारगेट एक्वायर करके उनको हिट कर सकते हैं प्रिसिशन स्ट्राइक के साथ, ठीक है। तो अब वो चीज नहीं है कि आप ग्राउंड पे जो जाके उतरे हैं, सदाम हुसैन को ढूंढे और उसको निकाल के केव से उसको बाद में मारें, नहीं। या मोहम्मद कदाफी को जाके जनाब आप टारगेट करें, निकाल के मारें, या अफगानिस्तान में जाएं और तालिबान को जनाब फिजिकली वहां से। अब आप आराम से एआई का यूज करके अपने टॉप के जो दुश्मन हैं उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें आपको नजर आ गई कि किस तरीके से एआई इज नाउ रीशेपिंग ग्लोबल पावर, वॉरफेयर, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कंपटीशन जिस तरह से बढ़ रहा है। इसके अलावा मेकिंग एआई a सेंट्रल फैक्टर इन फ्यूचर इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर एआई, एंड इट विल रिमेन एज एन सेंट्रल फैक्टर इन फ्यूचर इंटरनेशनल रिलेशंस, ये रहेगा। So this was it from my side. If you got any questions, let's take your questions.